हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राम राम। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो हम बेसिकली एनटीटी के लिए समर्पित करेंगे। देखिए मित्रों, जो एनटीटी है उन कैंडिडेट्स को बेचारों को संघर्ष करते हुए आज 2-3 साल व्यतीत हो चुके हैं। खैर, ये कोर्ट कचहरियों में जब मामले चले जाते हैं तो इसी प्रकार से अंजाम होता है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की आवश्यकता है। इसमें अब 3-4 इश्यूज जो हैं, कई अभ्यर्थियों के मन में डाउट आना, शंका आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम भी जब क्लाइंट के रूप में होते हैं तो हमारी भी स्थिति वही होती है जो आप लोगों की होती है। लेकिन हम एडवोकेट लोगों का एक कर्तव्य होता है कि हम हमारे क्लाइंट्स की जो भी बात है, जो भी उनके प्रश्न हैं, उनको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करें। तो एंटिटी के बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि फिलहाल जो वस्तु स्थिति है वो यही है कि एनसीटी वाले रेस से बाहर हो चुके हैं, जम्मू वाले भी रेस से बाहर हो चुके हैं, और जो एनसीटी जिसका नाम है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इससे मान्यता प्राप्त जो संस्थाएं हैं उनसे जिन्होंने 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है और उसमें जो पात्र उम्मीदवार हैं वो अवश्य पात्रता रखते हैं और जो सिंगल बेंच में जीत भी चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि अभी कुछ दिन पहले जो डीबी ने एक फैसला दिया था उसमें एनटीटी डिग्रीधारी जो कैंडिडेट्स हैं जिनके वहां पर एनटीटी शब्द डीपीएससी एक शब्द है उस ऑर्डर में, फिलहाल मेरे सामने ऑर्डर नहीं है, वो जो है उन कैंडिडेट्स को अभी भर्ती नियुक्ति देने के आदेश दिए थे, लेकिन मैं समझता हूं अभी तक सरकार ने कोई नियुक्ति पत्र उसमें जारी नहीं किए हैं। अब कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सिंगल बेंच के फैसले के बाद जिन्होंने इस आशंका के साथ में रिट लगाई थी कि भाई कहीं कल को सरकार ये ना कह दे कि हम तो केवल उन्हीं लोगों को नियुक्ति देंगे जिन्होंने रिट लगा रखी है। तो वो लोग ऐसे हैं, बहुत से कैंडिडेट हैं हमारे, आज भी हमारा एक कैंडिडेट का हमारे पास में मैसेजेस आए तो वो भी हमारे वीडियो को सुन रहे होंगे। हम आपकी भ्रांति, सभी की भ्रांति को इस वीडियो के माध्यम से दूर करना चाहेंगे कि जिन इसमें क्या सिस्टम क्या होता है कि जब हम एक बार कोई रिट दायर करते हैं हाई कोर्ट में तो ऐसी रिट जो होती है जैसे एंटिटी की आपकी है वो सिंगल बेंच में जाती है। सबसे पहले सिंगल बेंच में जब वो जाती है तो उसको एक डायरी नंबर मिलता है, फर्स्ट सेम डे डायरी नंबर मिल जाता है। उस सपोज करिए रिट में दायर करने के लिए हम रिट में आप कितने भी कैंडिडेट, कितने भी जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हो सकते हैं। जो वादी प्रतिवादी बोलते हैं, हम यहाँ पर वादी होते हैं, इसमें एप्लीकेंट पिटिशनर बोलते हैं हाई कोर्ट में उनको। तो 1 2 3 4 4 5 6 कितने भी पिटिशनर उसमें हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट पिटिशनर होता है, वकालतनामे में सबके साइन होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट पिटिशनर होता है एफिडेविट में उसी के सिग्नेचर होते हैं। मेन जो रिट होती है उसमें भी उसी के सिग्नेचर होते हैं, रिट के हर पन्ने पर। वकालतनामा भी सबके सिग्नेचर होते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट पेज होता है, जैसे सपोज करो संगीता, फिर अनीता, देवेश कुमार, रमेश कुमार, ये उसमें है। तो फर्स्ट जो इंडेक्स पेज होगा उसमें रहेगा, चूंकि फर्स्ट नाम है संगीता तो संगीता एंड अदर्स आएंगे उसमें, क्लियर। सेकंड जो पेज जहां शुरू होगा, जहां से इंडेक्स के जस्ट बाद, सिनॉप्सिस के जस्ट बाद जो पेज शुरू होता है उसमें सभी कैंडिडेट्स के एड्रेसेस लिखे रहते हैं प्रॉपर तरीके से, 1 2 3 4 एड्रेस, फादर का नाम वगैरह, एज वगैरह सब रहती है उसमें। वो आपको डायरी नंबर के साथ में नहीं मिलेगा। जब उस पर रिट नंबर डल जाता है तो रिट नंबर से आप जब नेट पे जाएंगे और हाईकोर्ट की साइट को देखेंगे तो उसमें 1 2 3 4 कैंडिडेट्स, 1 के नीचे एडवोकेट का नाम होगा, उसके बाद में 2 3 4 5 6 7 जितने भी कैंडिडेट होंगे फादर के नाम के साथ में उसमें वो उनका उल्लेख होगा। आप खोल के और देख सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को किसी प्रकार का डाउट है, आप हमारे पास में आए, हम आपको हाईकोर्ट में ले चलेंगे। आप हाईकोर्ट में जाकर के डायरेक्ट भी देख सकते हैं। हाईकोर्ट में जाने की प्रक्रिया क्या है? हाईकोर्ट में जाने की प्रक्रिया है कि आप वहां जाकर के और पास बनवा लीजिए। पास बनवा के आप रिट सेक्शन में चले जाइए। रिट सेक्शन में जाकर के और आपको अपनी फाइल नंबर जब बताओगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आप उस जगह चले जाइए, उस टेबल पर आपकी फाइल को निकाल करके और बता दिया जाएगा। तो आपको किसी प्रकार से विचलित होने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आपकी जो सिंगल बेंच के फैसले के बाद में
जो फेवर में आया था एनसीटी वालों के, उसके बाद जिन भी अभ्यर्थियों ने रिट दायर करी है उनमें किसी में ऑब्जेक्शन लगे हुए है, किसी में कुछ कारण है जिसके कारण से वो लिस्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वो लिस्ट हो जाएगी तो वो पहले सब, चूंकि सिंगल बेंच उन ऐसे केसेस को डिस्पोज ऑफ कर चुकी है, तो फर्स्ट डे ही आपकी रिट जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। और जब वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी तो डीबी का फैसला सपोज करो आपके फेवर में आता है, तो फिर आपको एक अलग से दूसरी रिट लगानी पड़ेगी। तो मेरा ये है कि अगर वो ऑटोमेटिक, सपोज करिए, कई बार प्रक्रिया क्या होती है, आपका तो इत्तेफाक है, लक है कि आपकी रिट अभी ऐसे कैसे डली हुई है, नहीं तो वो क्या होता है, रजिस्ट्रार क्लासिफिकेशन के पास जाकर के और आप एक निर्धारित समय में उसमें डिफेक्ट दूर नहीं करते हैं तो आगे कोर्ट में फिक्स होकर के और वो खारिज हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर कम से कम हम लकी हैं कि आप लोगों की रिट ऐसे कैसे पड़ी हुई है, और नेक्स्ट मंथ में जुलाई में आपका डीबी का अगर फैसला आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस फैसले को लेकर के आपकी जो रिट है उनमें जो भी 1 2 3 4 डिफेक्ट वगैरह कहीं पर भी है छोटे मोटे, उनको हम दूर करके और डीबी के फैसले को लगा करके और एक हियरिंग में ही आपके केसेज जिनके भी पेंडिंग पड़े हुए हैं उन सबका फैसला ऊपर वाले ने चाहा तो आपके फेवर में हो जाएगा, बशर्ते आप सारी कंडीशंस जो डीबी की होगी, जो डीबी का फैसला आएगा, उनको अगर आप फुलफिल करते हैं तो। अच्छा, कई कैंडिडेट कहते हैं कि हम जो है दूसरे, अच्छा इसमें क्या है, जैसे सपोज करो कई कैंडिडेट कहते हैं कि हम दूसरा वकील एंगेज करना चाहते हैं, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रक्रिया है कि आप जो है, देखिए आपके और उनके बीच में फीस वगैरह को लेकर के क्या सिस्टम हुआ था क्या नहीं हुआ था वो एक अलग इशू है। बाकी जब चाहें आप अपने केसेज में एडवोकेट चेंज कर सकते हैं। आप 4 हैं चाहे 5 हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो भी आपका कंसर्न एडवोकेट है, जैसे मैं ही हूं, सपोज करो किसी एक्स नाम को मेरा कार्यक्रम जो है एज एडवोकेट वो मुझे नहीं रखना चाहते हैं, तो आप अपनी फाइल की जेरोक्स ले जाइए यहाँ से, जेरोक्स ले जा करके और आप किसी भी जिस भी वकील को आप एंगेज करना चाहते हैं उसका वकालतनामा लग जाएगा, वकालतनामा लगा करके और वो भी अपीयर हो जाएंगे जा करके। हम उसके उस पर्टिकुलर केस में जब हमसे, क्योंकि वो एनओसी हम दे देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, एनओसी दे दिया, फाइल की जेरोक्स ले जाइए, जेरोक्स ले जा करके जिस भी वकील को आप करना चाहें कर सकते हैं। ये प्रक्रिया है, मैं मेरी नहीं कह रहा। कई लोग हमसे पूछते हैं साहब यदि हम कोई दूसरा वकील एंगेज करना चाहें या ऐसा करना चाहें तो वैसा करना चाहें, यू आर एट द लिबर्टी, आप हमेशा बिल्कुल फ्री हैं। कई कहते हैं कि साहब क्या हम इस रिट को दिल्ली ट्रांसफर करवा सकते हैं? नहीं, दिल्ली ट्रांसफर नहीं करवा सकते, क्योंकि ये जुरिडिक्शन जो है राजस्थान का है और इसको ट्रांसफर कराने के लिए आपको जो है सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगानी पड़ेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में डायरेक्शन दे देता है और आपकी रिट यदि ट्रांसफर वहां पर हो जाती है वो एक अलग इश्यू है, पर चूंकि यहाँ पर स्टेट पार्टी है इसलिए ऐसी रिट नॉर्मली ट्रांसफर नहीं होती, वो आपका अननेसरी का एक्सपेंडिचर होगा, अननेसरी फालतू का खर्चा होगा आपका। ट्रांसफर कराने के लिए आपसे दिल्ली में वकील काफी हैवी जो है फीस चार्ज कर लेंगे, इसलिए ऐसे भ्रांतियों के शिकार आप बिल्कुल ना हो। ट्रस्ट करें जिस भी एडवोकेट को आपने एंगेज कर रखा है, चाहे हम हैं चाहे XYZ कोई भी है, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। कोई भी वकील कभी ये नहीं कहेगा कि आपसे वो फीस ले लेगा, आपकी रिट पे साइन करवा लेगा, वो आपके नाम को वहां पर फाइल नहीं करेगा या आपका नाम फाइल में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ी शरारत हो जाएगी। एडवोकेट जो लोग हैं वो भी एडवोकेट एक्ट से गवर्न होते हैं, वो अपने क्लाइंट्स के साथ में किसी प्रकार का वो व्यवहार नहीं कर सकते। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम आपको समझाते हैं, समझाते इसलिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके फेवर में फैसला है, अननेसरी आपकी रिट डिसमिस नहीं होनी चाहिए। अगर सपोज करो कल को डीबी का फैसला आता है तो हम उसको लगा दें और लगा करके आपके फेवर में फैसला ले लें, दैट इज आवर पर्पज। लेकिन कोर्ट पे हमारा बस नहीं चलता है। माननीय न्यायाधीपति जो हैं वो जब उसको सुनेंगे, हम ट्राई करवा सकते हैं, लिस्ट भी करवा देते हैं नीचे, हम जो रिट सेक्शन वगैरह होती है उनको प्रायोरिटी लगा करके उसको लिस्ट करवा सकते हैं, कॉज लिस्ट में भी कई बार नाम आ जाता है। लेकिन जज साहब नहीं सुनते हैं, कई बार बेंच के मैटर्स को नहीं सुनते हैं, बहुत से और मैटर होते हैं नहीं सुनते हैं, इसलिए केसेज जो है डिले होते चले जाते हैं। इवन मेरे खुद के प्रकरण चल रहे हैं, मेरे खुद के इन पर्सन मैटर्स चल रहे हैं, अब 3 3 साल से मेरा जो है केस है वो, उसमें नोटिस जारी हुए थे 10 जून 2020 को, आज 10 जून 2020 से 10 जून 2023 आ गया है, स्टिल इट इज पेंडिंग फॉर फाइनल हियरिंग। तो ये सिस्टम है, इस सिस्टम के साथ में आपको एडजस्टमेंट करके चलना है। रही बात आपकी नियुक्ति की, तो देखिए ये सिस्टम है, जब मामले कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं, अभी देखिए यूपीएससी का जो भर्ती प्रकरण हुआ था अभी सिविल सर्विस प्रीलिम्स का, पहले कैट में गया, कैट ने स्टे नहीं दिया, अब कैंडिडेट जो है वो हाईकोर्ट में चले गए, हाईकोर्ट सपोज करो उसको स्टे कर देता है तो बेचारे यूपीएससी के जो प्री पास करके एस्पिरेंट बैठे हुए मेन एग्जाम के लिए, उनका भविष्य तो अधर में लटक जाएगा। तो देखिए ये सिस्टम है, यू हैव टू बियर इट। और दूसरा, अपने अन्य विकल्प आप खोजते रहिए,
ये नहीं कि आप एंटिटी के भरोसे ही बैठे रहे, अन्य विकल्प भी आप खोजते रहिए। सपोज करें डीबी का फैसला आपके अगेंस्ट चला जाता है, कुछ नहीं कर सकते। कितने कैंडिडेट्स होंगे जो उसको लेकर के और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? आई डोंट थिंक। अभी एनसीटी वाला एक भी कैंडिडेट आकर के और डीबी में रिट फाइल नहीं करा है। जम्मू वाले ने एक ने भी आकर के और डीबी में रिट फाइल नहीं करी है, जबकि सिंगल बेंच का फैसला एनसीटी वालों के फेवर में था। उसके बावजूद भी सरकार जो है चेतन डाटला को पार्टी बना करके और रिट में चली गई, डीबी में चली गई। तो देखिए सरकार के पास चूंकि अस्त्र शस्त्र बहुत ज्यादा होते हैं, बेचारे एक कैंडिडेट के पास में 10-11 हजार रुपए जो एक रिट में एक्सपेंसेज आ जाते हैं। 10-11 हजार रुपए वकील जो है वहां जाता है 10 बार पेट्रोल खर्च करके, और आपकी फाइल जो होती है उसका पूरा वो ड्राफ्टिंग करता है, ड्राफ्टिंग करके फिर उसकी जो लीगल पेपर्स में उसकी जेरोक्स होती हैं, लीगल पेपर्स जेरोक्स एक एक के 4-4 5-5 सेट बनते हैं। आपके यहाँ पर 4 या 5 तो जो है पार्टीज हैं, स्टेट वर्सेज एंड ऑल। सो इसमें इतना तो एक एक्सपेंडिचर आ जाता है, तो एक आम आदमी की बस की नहीं है कि वो जाकर के और सुप्रीम कोर्ट में ऐसी रिट्स को फाइल करे। ये तो कंबाइंड होकर के फिर भी आप लोग बियर कर लेते हो, दैट इज द पॉइंट। कितनी भी अगर कम से फीस लेगा कोई भी, तो 10-11 हजार रुपए तो एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर जो होता है वो एक रिट में आ जाता है आज के जमाने में। फिर भी हम लोग आपकी फ्री सेवा कर रहे हैं एक तरह से, आप देखिएगा। आई डोंट चार्ज एनीथिंग, आई चार्ज ओनली द एक्सपेंसेस। इसलिए मित्रों चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ट्रस्ट करिए अपने अपने एडवोकेट्स के ऊपर, ट्रस्ट करिए न्याय प्रणाली के ऊपर, और ट्रस्ट करिए ऊपर वाले के ऊपर। आपकी जीत होगी, हम उम्मीद करके चलते हैं। भगवान आपके साथ है। भगवान के अगर देर है, अंधेर नहीं है। ये इसी दावे के साथ आप आगे बढ़िए, स्पिरिचुअली हाई रहिए, मेंटली अलर्ट रहिए, और फिजिकली फिट रहिए। और बाकी जितने भी विकल्प हैं, कहीं पटवारी का भर्ती का खुला हुआ है, तो कहीं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खुले हुए, कहीं रेलवे की भर्तियां खुली हुई हैं, तो कहीं पर जो है आरएएस आरजेएस, अभी आरजेएस की वैकेंसी आने वाली है, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, इनकम टैक्स, कस्टम्स, बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं। उनमें आप अपने जो है प्रयास जारी रखें, क्योंकि एक ही कहते हैं कि वो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी, एक होती है इम्बैलेंस ग्रोथ थ्योरी, एक होती है बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। तो इम्बैलेंस ग्रोथ थ्योरी जो होती है उसमें तो आप एक पर्टिकुलर चुने हुए इंडस्ट्रीज के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन जो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी है उसमें आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो है सभी जगह करना पड़ता है, तब जाकर के वो विकास के पथ पर वो अर्थव्यवस्था बढ़ती है। इसी प्रकार से आपका विकास कैसे होगा? आप ट्राई सब जगह करिए, मिशन एक रखिए। जैसे बहुत से कैंडिडेट सिविल सर्विस का मिशन रखते हैं, लेकिन सिविल सर्विस भी एक तरह से जुआ है। उसमें उसके साथ साथ आप अपने स्टेट का जो पीसीएस उसको देते रहिए, लॉ वाले कैंडिडेट स्टेट की जुडिशियल जो ऑफिसर्स की एग्जाम्स होती हैं उनको आप देते रहिए, बैंकों के देते रहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ग्रुप बी अधिकारी की जगह निकलती है, ये आपकी जो सीआईएसएफ वगैरह में असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह की जगह निकलती रहती है। अभी ईपीएफओ का एग्जाम होगा अभी 3 जुलाई को, वो भी अच्छी पोस्ट है, ग्रुप ए है, अच्छी स्केल है उसमें, तो ऐसे देते रहे। फॉर्म्स भरते वक्त सावधानी रखें, सर्टिफिकेट लगाते वक्त सावधानी रखें, क्योंकि जब फाइनली सिलेक्शन हो जाता है और आपके सर्टिफिकेट में अगर एक नाम का भी डिफरेंस आ जाता है तो इट विल बी वेरी वेरी पेनफुल। इसलिए आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, आपके सभी के नाम बाकायदा आपके एड्रेस के अनुसार जो आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग उसमें रखा हुआ है। कहीं छोटा मोटा अरे ऑनलाइन भरने वाला बाबू ही तो होता है, ऑनलाइन में अगर कहीं छोटी मोटी डिफेक्ट भी आपको नजर आ जाता है तो वो आपकी फाइल पर डिफेक्ट नहीं है, कहीं पर भी आपके ऑर्डर में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा किसी प्रकार का भी। आपकी फाइल में सबके नाम हैं, सबके पते हैं, सबके मार्कशीट, सबके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली एनेक्सर के साथ में लगे हुए हैं। जो डिफेक्ट्स हैं वो हम जो ही हमको हमको लगेगा कि अब केस को फाइल करवाना है, अब डीबी का फैसला आ गया है, वी विल रिमूव द डिफेक्ट एंड विल प्रोसेस इट। और इन द मीन टाइम अगर किसी प्रकार का कोर्ट की तरफ से प्रेशर आता है, हम देखते रहते हैं कॉज लिस्ट वगैरह जो भी आपका ऑनलाइन सिस्टम है, तो ही हम डिफेक्ट दूर करके उसमें आगे कार्रवाई शुरू कर देंगे। सो धैर्य रखिए, पैसेंस रखिए, और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, हमारे ऊपर भरोसा रखिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। वीडियो कृपया लाइक करें और शेयर करें। अगर किसी प्रकार का कोई शंका है आप हमसे पूछें, व्हाट्सएप करें, मेल करें, फोन करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हमारे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले हुए हैं। और अपने आप को कभी भी डीमोटिवेटेड बिल्कुल फील ना करें, क्योंकि जब तक आप देखिए, अगर आशा गए कि सारे काम, आशा के प्रभु सारे राम, बस जहां उम्मीद है वहां पर जहां है, और जहां जहां है वहां आपके पास में सब कुछ है। थैंक यू वेरी मच। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई प्रकरण लगाना है, किसी प्रकार का कोई भी फैमिली मैटर है, सर्विस मैटर है, कृपया आए हमारे पास में। कोई भी एडवाइस लेनी है, नोटिस जारी करवाने हैं, आई विल प्रोवाइड यू ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज। केवल रिट वगैरह जो लगाते हैं उसका मिनिमम जो
expenditure है, that you have to bear. That's all. Thank you very much. Have a nice day. See you very soon.